हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे आप लोगों के लिए क्लास लानी थी, तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाली क्लास से आगे का सेशन हम पढ़ रहे थे जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत। अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत। देखो, जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत जो है, ठीक है, वो दिया था डब्ल्यू थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1929 में दिया था, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत, या फिर इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक। आ रही है बात समझ में? इसने इसके अंदर 1945 में नोटेस्टीन महोदय ने संशोधन किया था, ठीक है। डब्ल्यू थॉमसन ने जो जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत दिया था उसमें 3 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्थाएं बताई थी। लेकिन जब नोटेस्टीन ने संशोधन किया उस टाइम पर 5 अवस्थाएं बताई गई। कितनी अवस्थाएं बताई गई? 5 अवस्थाएं बताई गई। वो 5 अवस्थाएं अपन लोग आज पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ दे रखी है, पहले ऊपर वाली चीज़ देखिए, बर्थ रेट दे रखी है और डेथ रेट दे रखी है, ठीक है। और इससे नीचे वाला भी दे रखा है, इसके अंदर स्टेज का नाम भी दे रखा है और टोटल पॉपुलेशन का नाम, टोटल पॉपुलेशन भी दे रखी है इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल इंक्रीज कितना है और पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो देश होगा उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी, ठीक। आ रही है बात समझ में? वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ की सुविधाएं कम होगी, लोगों में शिक्षा का अभाव होगा, जिसके कारण क्या होगा, हॉस्पिटैलिटी की जो सुविधाएं हैं वो भी कम होगी। आ रही है बात समझ में? जिसके कारण क्या होगा, बर्थ रेट भी हाई होगी। आपके सामने लिखा हुआ है, बर्थ रेट भी हाई होगी और डेथ रेट भी हाई होगी। इसका मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो पॉपुलेशन जो होगी वो स्टेबल होगी और स्लो इंक्रीज होगी, स्थिर होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जन्मते हैं उतने ही मर जाते हैं। इस प्रकार की जो स्टेज में जो भी देश रहते हैं उन देश का जो पिरामिड बनता है वो त्रिभुजाकार बनता है। किस आकार का बनता है? त्रिभुजाकार बनता है, जिसका वाइड बेस होता है, मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है और वृद्धों की संख्या बहुत कम होती है। आ रही है बात समझ? फर्स्ट स्टेज की बात होगी, ठीक। सेकेंड स्टेज देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट अभी भी रेगुलर चल रही है, बर्थ रेट अभी भी हाई चल रही है। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज में प्रवेश करते हैं वैसे ही जो मृत्यु दर है, मॉर्टैलिटी जो रेट है, उसमें क्या आती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोगों में शिक्षा का विकास होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, CHC PHC वगैरह का विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जनसंख्या वृद्धि करने में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत जो मान्यताएं हैं, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, ठीक है, वो अभी भी मान्यताएं हैं, अभी भी लोग नहीं मान रहे, ठीक है, इस बात को। इसका मतलब जन्म दर अभी भी तेज है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ गई। मृत्यु दर में तो गिरावट आ गई, क्यों? PHC CHC वगैरह शिक्षा का थोड़ा बहुत जो है वो लेवल ऊपर उठ गया, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा, फर्टिलिटी हाई होगी और मोर्टेलिटी डिक्लाइनिंग रूप में होगी, मतलब निम्न कम होते हुए, मतलब जो लोगों का सर्वाइवल जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लोग ज़्यादा जीने लग जाएंगे। जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा जन्म लेंगे और मरेंगे कम, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, एकदम से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सेकेंड स्टेज को क्या कहा गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजिव एज। क्या कहा गया है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजिव एज या स्टेज कहा गया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज को जनसांख्यिकी की, हिंदी में बोलता हूँ, जनसांख्यिकी की विस्फोटक अवस्था कहते हैं, ठीक। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो रैपिड इंक्रीज, मतलब पॉपुलेशन क्या होगी, रैपिड का मतलब तेज गति से बढ़ेगी। पहले क्या था, धीरे धीरे बढ़ती थी फर्स्ट स्टेज में, लेकिन अब तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, नेचुरल इंक्रीज। नंबर 3 है जो फर्टिलिटी है, जो जन्म दर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया इस टाइम पर थर्ड स्टेज में चल रहा है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है, जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
आप मुझे कमेंट करके बताइए लास्ट हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कौन से दशक में थी, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर 3 है बर्थ रेट फॉलिंग, और जो नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है फॉल्स, जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी गिरती है, लेकिन जो सेकंड स्टेज में गिर रही थी ना उससे भी तेज़ गति से गिरेगी। मतलब जो व्यक्ति सेकंड स्टेज में, जिस देश की सेकंड स्टेज में जनसंख्या 60 ईयर पर आकर के ख़त्म हो जाती है, या वृद्ध व्यक्ति की जो एज थी लास्ट वो 60 ईयर थी, वो अब और ज़्यादा कम हो गई। मतलब जो मॉर्टेलिटी, मतलब जो एज थी वो बढ़ गई, मतलब 60 से 70, 71, 72, 73 हो गई, ठीक है। जैसे अपने भारत का है, धीरे धीरे जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो रही है भारत में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे पॉपुलेशन में थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी कमी आएगी। पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है, लेकिन सेकंड स्टेज की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज में जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। फोर्थ स्टेज देखिए, फोर्थ स्टेज में बर्थ रेट भी लो है और मॉर्टेलिटी रेट भी लो है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन होगी वो होगी, पॉपुलेशन फॉल हो जाएगी, ठीक है, और देन उसके बाद में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगी। मतलब जितने जन्मेंगे उतने ही मरेंगे, ना ही तो एक्सीडिंग होगी मॉर्टेलिटी रेट की और ना ही फर्टिलिटी रेट की एक्सीडिंग। मतलब ना ही तो मृत्यु दर ज़्यादा होगी, ना ही जो जन्म दर है वो ज़्यादा होगी। ठीक आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये चौथा स्टेज हो गया जिसमें लो फर्टिलिटी विथ लो मॉर्टेलिटी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नंबर 5वीं जो स्टेज है इसमें क्या होता है, जो फर्टिलिटी रेट होती है वो कम रहती है, लेकिन जो मॉर्टेलिटी रेट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब मॉर्टेलिटी रेट एक्सीडिंग फर्टिलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर जन्म दर से ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्थ स्टेज में आते आते लोग क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, और वो बूढ़े लोग क्या करेंगे, अब चलते चले जाएंगे। ठीक है, उनका समय आ चुका। लेकिन बूढ़े लोग तो चले जाएंगे, पीछे क्या रह गई, जो बच्चों की संख्या है वो कम है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट क्या है, कम है। तो इसमें वृद्धि क्या होगी, इसमें वृद्धि दे रखा है लिटिल चेंज, लेकिन वो लिटिल चेंज क्या होगा, इसमें जनसंख्या वृद्धि माइनस में चली जाएगी, नकारात्मक वृद्धि होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या का जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो विस्फोटक एज है वो कौन सी होगी, सेकंड स्टेज। जो नकारात्मक वृद्धि होगी वो किस में होगी, वो 5th स्टेज में होगी। फर्स्ट में क्या होगी, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। ठीक है, ये जनांकी के संक्रमण सिद्धांत हो गया, इसके बारे में मैंने सारे बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज चलिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं जनांकीय संगठन और जनांकी की संरचना। एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल वाले की मैं क्वेश्चन बना रहा था। ग्रामीण अधिवास, जनांकी की संरचना, ये आ गई, ये टॉपिक पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब तो चलिए देखते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ आएगी क्योंकि कूलर चल रहा है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, इसका पानी भी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जनसंख्या संगठन को, नंबर पहली लाइन देखिए, जनसंख्या संगठन को जनांकी की संरचना भी कहते हैं। जनसंख्या संगठन को क्या कहते हैं, जनांकी की संरचना भी कहते हैं। नंबर 2 है जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, उन दोनों के बीच में जो भी रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, लिंगानुपात कहलाएगा, सेक्स रेशियो कहलाएगा। ठीक आ रही है बात समझ में? नंबर 3 है अर्थात प्रति 1000 पुरुषों और स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है वही क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अन्य ऐसे कई देश हैं जो 1000 पर नहीं, यानी कि 1000 पर भी कह सकते हैं, 10,000 पर भी कह सकते हैं। वहाँ की जो अन्य ऐसे कई देश हैं, जो उदाहरण है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या नहीं गिनी जाती, वहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या गिनी जाती है प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, सॉरी, पुरुषों की जनसंख्या गिनी जाती है स्त्रियों की संख्या पर। ठीक है,
तो उल्टा चलता है। लेकिन भारत में क्या है, स्त्रियों की संख्या कम है, तो स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों पर ही गिनी जाती है। कितने पुरुषों पर? प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लातविया का है। कहाँ का है? विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ का है? लातविया का है। ठीक है। नंबर 6 देखिए, जनसंख्या को 3 प्रमुख आयुक्त समूह में बांटा जा सकता है। आयुक्त नहीं है, ये आयु है। मैं सही करके दूंगा आप लोगों को, जो भी दूंगा पीडीएफ वगैरह इसके सामने जो लगाऊंगा। ठीक है। कितने आयु समूहों में बांटा जाता है? 3 आयु समूहों में बांटा जाता है। ठीक है। इनमें से 2 समूह ऐसे हैं जो निर्भर जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, और एक समूह ऐसा है जो क्रियाशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है। जो बाल आयु वर्ग है वो निर्भर जनसंख्या के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है, 8 नंबर देखिए इसमें, जो प्रौढ़ आयु वर्ग है वो आता है 15 से लेकर के 59 वर्ष तक। ठीक है। अलग अलग किताबों में ये अलग अलग मिलेगा। ठीक है। 15 से लेकर के 59 वर्ष तक। ठीक है। जो कि आर्थिक रूप से सर्वाधिक तथा जैविक रूप से सबसे अधिक प्रजनन कार्य होता है। ठीक है। जो आर्थिक रूप से भी सर्वाधिक उत्पादन करता है और प्रजनन रूप से भी सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है। विकसित देशों में इस आयु वर्ग में 60% तथा विकासशील देशों में 35% जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। विकसित देशों में जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी संख्या कितनी पाई जाती है? 60% से ज़्यादा पाई जाती है, और विकासशील देशों में यह 35% से अधिक पाई जाती है। ये जो उल्टा हो गया शायद, 1 मिनट देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। विकसित देशों में इस आयु वर्ग में 60% है और विकासशील देशों में 35% जनसंख्या पाई जाती है। सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। ठीक है। इसमें तीसरा आयु वर्ग आता है जिसे वृद्ध आयु वर्ग कहा जाता है। ठीक है। या प्रौढ़ से ऊपर। ठीक है। जिसमें कितने वर्ष? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? निर्भर जनसंख्या की गिनती में आते हैं। जो बाल आयु वर्ग है और वृद्ध आयु वर्ग है वो किस पर निर्भर रहते हैं? वो प्रौढ़ आयु वर्ग पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। उससे अधिक उम्र की जनसंख्या शामिल की जाती है। नंबर 10 देखिए, विश्व में लिंगानुपात। अब विश्व का लिंगानुपात कितना है? 983 है। कितना है? 983। 1 मिनट रुकिएगा, लिंगानुपात में चेक करता हूँ। 1 मिनट। विश्व में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 983 है। कितना दे रखा है? 983 दे रखा है। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, विश्व का लिंगानुपात कितना है? 983। एशिया का लिंगानुपात कितना है? 955। वर्तमान की बात हो रही है। एशिया का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 955, 2019 के अनुसार है। ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका का जो है वो 1001 है, यूरोप का 1070 है, लैटिन अमेरिका का 1033 है, उत्तरी अमेरिका का 1020 है, और ओशिनिया जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलाकर के बनाया जाता है उसका 997 है। तो आप लोगों से ये पूछ सकता है कि विश्व में कौन से महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसमें देखिए जो यूरोप है उस महाद्वीप का लिंगानुपात क्या है? सबसे ज़्यादा 1070 है, और विश्व का लिंगानुपात 983। ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश कौन से होंगे? ठीक है। 2021 में निकाली थी, किसने निकाली थी? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, इसने निकाली थी। उसके अनुसार जो 2021 में होगी, विश्व में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश कौन से होंगे? ठीक है। तो इसके अनुसार, ठीक है, वो दूसरे थे और ये दूसरा है। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक जो संस्था है उसने निकाले हैं। ठीक है। तो इसके अनुसार जो सर्वाधिक जो है लिंगानुपात वाला क्षेत्र वो है हांगकांग। ठीक है। हांगकांग चीन का भाग है। ठीक है। कितनी है? 1184। ठीक है। इसके अलावा है मार्टिनिक। कौन सा है? मार्टिनिक। इसकी जो लिंगानुपात है वो कितना है? 1176। इसके अलावा नेपाल का जो है वो है 1169। मतलब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर पाया जाता है? हांगकांग चीन का पाया जाता है। ठीक है। न्यूनतम किसका मिलता है? न्यूनतम मिलता है कतर का। इस संस्था के अनुसार किसका मिलता है? कतर का मिलता है 334, संयुक्त अरब अमीरात का मिलता है 450,
ओमान का मिलता है 517 और मालदीव का कितना है, मिलता है 584। ये पेज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो भारत में लिंगानुपात देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात की बात करते हैं। थोड़ा बुरा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन एक कमेंट के पीछे क्यों जाए। भारत में लिंगानुपात है 1901 में जो भारत का लिंगानुपात था वो भारत में सबसे अधिकतम था। उस टाइम पर कितना था, 972। तो आप लोगों को पूछ सकता है कि 20वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से सन में था। तो 1901 में 972 था, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। 1931 में 1950 के पास आया, 1981 में 934 के पास आ गया, 1991 में 927 आ गया। 1991 में भारत में सबसे कम लिंगानुपात था, कितना था, 927 था। और वर्तमान में कितना है, 2011 के अनुसार 943 है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, भारत में औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कितने हैं। भारत में औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य, मतलब औसत या फिर आप लोग कह सकते हो जो नेशनल औसत है, नेशनल जो लिंगानुपात है 943, उससे अधिक वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो वो देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है केरल। केरल का जो लिंगानुपात है 1084 है। क्वेश्चन याद रखना, पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है, केरल का। दूसरे नंबर पर केरल नहीं देगा तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु ऑप्शन में होगा। तमिलनाडु में है 996, आंध्र प्रदेश में है 993। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज़ है, जिसे आप लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हो, ठीक है, उसमें जो है फर्स्ट नंबर पे आता है पुदुचेरी 1037। उसके बाद में आता है लक्षद्वीप 946। दिल्ली का लिंगानुपात आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 9वां नंबर पे है कि राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात। ठीक है, राष्ट्र औसत कितना है, 983 है। उससे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं, 2-3 राज्य याद रखने हैं आप लोगों को, ज़्यादा याद नहीं रखने। अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में ये डेमोग्राफिक जो सेंसस है अपना भारत का, इंडिया वाला, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखिएगा। दूसरे नंबर का जो वीडियो है आज से 6 महीने पहले बनाया था शायद मैंने, वहाँ पर जाकर देख लेना। वहाँ पर आप लोगों को टॉप 70 MCQs मिलेंगे, टॉप 70-60 के आसपास मिलेंगे, मुझे याद नहीं है। उसमें डिटेल में दे रखा है। ठीक है, MCQs हैं, उनमें समझाया गया है डिटेल में। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, वो मैंने NTA UGC नेट के लिए बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें देखिए कम वाले जो राज्य हैं राष्ट्रीय औसत से, हरियाणा है 879। ठीक है, जम्मू कश्मीर है दूसरे नंबर पे 889, सिक्किम है 890। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ में जो सबसे कम है वो मिलता है दमन दीव का 618। इसके बाद है दादर नगर हवेली 774 और उसके बाद में है चंडीगढ़ 818। अब चंडीगढ़ के बाद में जो आएगा वो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11वें नंबर पे देखिए, 11वीं लाइन देखिए, एक दशक में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में हुई। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात 2000 से लेकर के 2011 के मध्य सर्वाधिक लिंगानुपात में वृद्धि कौन से राज्य में हुई, वो हुई अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा इस चीज़ को। और सबसे कम वृद्धि हुई उत्तराखंड में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने की वृद्धि हुई, 45 की वृद्धि हुई डायरेक्ट। ठीक है, नंबर 12 देखिए, ग्रामीण नगरीय संगठन देखना है। ठीक है, आयु वर्ग देख लिया अपन लोगों ने, लिंगानुपात देख लिया। अब क्या अगर देखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण या नगरीय संगठन देखेंगे। ठीक है, तो 13 नंबर की लाइन देखिए, नगरीय जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 56% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या, 56% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नंबर 14 है, विश्व की कुल शहरी जनसंख्या का लगभग 54% एशिया में, 11% अफ्रीका में और 13% यूरोप में निवास करती है। विश्व में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है जो शहरों में रहती है, उसकी 54% केवल एशिया में मिलती है, 11% मिलती है अफ्रीका में और 13% मिलती है यूरोप में। इसका मतलब जो जनसंख्या ज़्यादा है वो एशिया महाद्वीप में ही आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, नंबर 15 देखिए, एशिया की 50%, अफ्रीका की 43% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया की 50%, ठीक है, मतलब एशिया का 50% गाँवों में रहता है और 50% शहरों में रहता है। अफ्रीका के जो 43% है वो नगरों में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरी अमेरिका की 82% जनसंख्या
मायने रखती है। जो अभी थोड़े 3 दशक पहले ही बसा है, उसकी जनसंख्या है 82% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, बाकी 18% कहाँ पर रहती है, गाँव में रहती है। यूरोप के देशों की लगभग 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पन्ना देखिए आप लोग, ग्रामीण जनसंख्या देखिए। ग्रामीण जनसंख्या है, वर्तमान में विश्व में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 43.84% है। आ रही है बात समझ में। नगरीय जनसंख्या कितनी है विश्व की, 56% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, और 43.84% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, ये निवास करती है गाँव में। टोटल मिला के देख लेना आप लोग, ठीक है। 56 और 43.84 मतलब 44 हो गए और 100% हो गया, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पापुआ न्यू गिनी में है, यानी कि सबसे ज़्यादा गाँवों में लोग कहाँ पर रहते हैं, पापुआ न्यू गिनी में रहते हैं। भारत में 2011 के अनुसार 68.9% ग्रामीण जनसंख्या थी, जो वर्तमान में घटकर 65% हो गई। 2011 के अनुसार भारत की जितनी भी जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या में से 68.9% पहले क्या थी, ग्रामीण थी। लेकिन वर्तमान के अगर डाटा देखें अपन 2019-20 वाले, तो उसमें ये जो जनसंख्या है वो कम हो गई है, मतलब लोग शहरों की तरफ चले गए हैं। कितनी हो गई है वर्तमान में, 65% हो गई है, मतलब 35% नगरीकरण हो चुका है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो चुका है। तो याद रखना इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर को भी याद रखना। नंबर 3 देखिए, देश में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक संघ केंद्र हिमाचल प्रदेश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है। सर्वाधिक संघ केंद्र है, संघ केंद्र, संघ केंद्र नहीं है, मैं आप लोगों के पास सही से पहुंचा दूंगा, ठीक है। संघ केंद्रण, ठीक है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है। 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की गाँव में रहती है। इसके अलावा बिहार में 88.70%, असम में मिलता है 85.92%, ये देश की ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है। 2011 की जनसंख्या की संरचना में, 4 नंबर देखिए, 2011 की जनसंख्या की संरचना में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य कौन सा था, गोवा था। मतलब सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कौन से राज्य में थी, गोवा में थी 2011 के अनुसार, ठीक है। तो गोवा में कितनी थी, 62.2%। उसके बाद में आता है मिजोरम 52.1%, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है 48.4%, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। ये तीनों के क्रम आप लोग याद रखना, परसेंट आप लोग याद करो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला राज्य कौन सा होगा, गोवा होगा, ठीक है, याद रखना इसको। तथा न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर पाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी, उस राज्य की नगरीय जनसंख्या उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की 90% थी, और सबसे कम जो नगरीय ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ की मिलेगी, वो भी हिमाचल प्रदेश की ही मिलेगी, क्योंकि 90% तो कहाँ पर निवास करता है, हिमाचल प्रदेश में, गाँव में निवास करता है। 10% जनसंख्या बची जो नगरों में निवास करती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। नंबर 5 देखिए, ये आप लोगों का हो गया ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या या संगठन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन में केवल आप लोगों को इतना याद रखना है, सर्वाधिक न्यूनतम, सर्वाधिक न्यूनतम। आ रही बात समझ में, ठीक है। और मैं आप लोगों को PDF में जो भी संशोधन होंगे यहाँ पर मैं निशान लगाते जा रहा हूँ, कहाँ पर कौन सी गड़बड़ हो रखी है, ठीक है, उसमें संशोधन करके आप लोगों को कल तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। नंबर है नेक्स्ट 5 नंबर से देखिए, माइग्रेशन संकल्पना, प्रकार एवं समस्याएं। माइग्रेशन की संकल्पना पढ़ेंगे पहले अपन, माइग्रेशन की संकल्पना पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और समस्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह 2 प्रकार का होता है। माइग्रेशन कितने प्रकार का दे रखा है यहाँ पर, 2 प्रकार का होता है। मैं बुक में भी निकाल लेता हूँ, माफ़ कीजिएगा। माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है। कौन से, एक तो होता है एमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। मतलब हिंदी में बोले तो उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है, मतलब एमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन होता है अपने मूल निवास को छोड़ करके किसी अन्य क्षेत्र में जा करके
बस जाना क्या कहलाता है? एमिग्रेशन कहलाता है। इमिग्रेशन क्या कहलाता है? इमिग्रेशन होता है किसी अन्य प्रदेश से अपने प्रदेश में आकर के, मतलब किसी अन्य प्रदेश से आकर के रहना, ठीक है। एमिग्रेशन में याद रखना त्याग रहा है अपने मूल निवास स्थान को, इमिग्रेशन में याद रखना किसी दूसरे स्थान से आकर के बस रहा है। आकर जहाँ पर शब्द आ गए वहाँ पर इमिग्रेशन, और त्याग कर जहाँ पर शब्द आ जाए वहाँ पर एमिग्रेशन। याद कैसे रखोगे? एमी और इमी को याद रखोगे। एमिग्रेशन में पहला अक्षर आता है ई का मतलब होता है एग्जिट कर देना, और इमिग्रेशन में पहला अक्षर आता है आई का मतलब इनकमिंग। ऐसे याद रख लेना, याद करने की ट्रिक है बस ये तो थोड़ी सी बहुत, ठीक है। उत्प्रवास आप्रवास अगर आप लोग याद रखना चाहो तो रख लेना, पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 9 है। 9 देखिए कि माइग्रेशन के कारण क्या है, प्रवास जो होता है उसके कारण क्या है। तो प्रवास के कारणों में क्या होता है? 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या करता है? हमेशा व्यक्ति को अपना स्थान छोड़कर जाने के लिए मजबूर करता है, और पुल फैक्टर क्या करता है? किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी ओर खींचकर लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब पुश फैक्टर जो होंगे वो सभी नेगेटिव चीज़ें होंगी, और पुल फैक्टर जो होंगी वो सभी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें होंगी। आ रही है चीज़ें समझ में? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पुश फैक्टर जो है उनमें देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है। पुश फैक्टरों में हो गया बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, और सुरक्षा का अभाव हो गया। ये सभी चीज़ें जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर लोग क्या कहेंगे कि नहीं यार, यहाँ से निकल जाने में भी फ़ायदा है। मतलब वो कौन से फैक्टर हो गए? सारे पुश फैक्टर हो गए। पुल फैक्टर कौन से हो गए? प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, ठीक है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, और रोजगार के अवसर बढ़िया हैं, ठीक है। सुबह उठते ही काम पर जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, ठीक है। कमाओ खाओ। रोजगार के अच्छे अवसर, लोग ज़्यादा भी ना 365 दिन भी नहीं तो 300 दिन तो काम करेंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा जा कर के बसना चाहेंगे, ठीक है। सुरक्षा जहाँ पर लोगों को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वहीं पर जा कर के बस जाए और रात को अपन सो रहे हैं और सारा सामान साफ, ऐसे जगहों पर कोई नहीं रहेगा, वहाँ से रातों रात पलायन हो जाएंगे कि नहीं यार यहाँ पर तो चोरी होती है, ठीक है। इसके अलावा बेहतर जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें होती है, ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे पुल फैक्टर होते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ? 12वीं लाइन देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने, याद रखिएगा पुश फैक्टर और पुल फैक्टर, ठीक है। पुश फैक्टर में फिजिकल जो है भौतिक कारक पूछ सकता है आप लोगों को, आर्थिक कारक कौन कौन से हैं ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही माइंडेड हो। जहाँ पर आप लोग समझ गए पुश फैक्टर हमेशा नेगेटिव चीज़ें होती है और पुल फैक्टर हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, बस इतना याद रख लेना, बाकी आप लोग दिमाग लगा करके क्वेश्चन सही कर दोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। नेक्स्ट नंबर 12 देखिए, ग्रिफिथ टेलर ने भौतिक कारकों का महत्व स्पष्ट करते हुए बताया कि समस्त मानव प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया में हुआ था। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार समस्त मानव प्रजातियों का उद्भव कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से हुआ था, याद रखना इस चीज़ को। परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण यह विश्व के अन्य भागों में जाकर के बस गए, ठीक है। नंबर 13 देखिए, उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेज भारत से मजदूरों को बलपूर्वक अफ्रीका महाद्वीप में मजदूरी के लिए भेज देते थे, जिसे कौन सी प्रथा कहते थे? गिरमिटिया प्रथा कहते थे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया भी था एक बार, याद रखिएगा। कौन सी प्रथा कहते हैं? गिरमिटिया प्रथा। ये जो गिरमिटिया प्रथा है ना, वो एग्रीमेंट शब्द से निकला है। कहाँ से निकला है? एग्रीमेंट शब्द से निकला है, याद रखिएगा। कौन सी प्रथा कहते थे? गिरमिटिया प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन लोगों के पास। प्रवासन प्रकारों को कई मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रवासन जो प्रकार हैं उन्हें कई मानदंडों के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे दूरी के आधार पर हो गया, या फिर अवधि के आधार पर हो गया, ठीक है, मकसद के आधार पर हो गया, मकसद क्या है, ठीक है। तो इनके आधार पर प्रवासों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो आप लोग देखिए 2 नंबर की लाइन में देखिए कि दूरी के आधार पर प्रवासन किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इंट्रा बिल्डिंग हो गया, एक तो हो गया इंट्रा बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के अंदर अंदर प्रवास, एक इमारत के भीतर, ठीक है। मूवमेंट, यहाँ पर आंदोलन लिख रखा है, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। मूवमेंट होता है, मूवमेंट, ठीक है। एक इमारत के भीतर मूवमेंट होता है, उदाहरण के लिए हवाई अड्डा, टर्मिनल या अस्पताल में उपयोग करता मूवमेंट, ठीक है, ठीक है।
इंट्रा बिल्डिंग हो गया है, तो इंट्रा बिल्डिंग, ठीक है। आ रही है बात समझ में, एक इमारत के भीतर, ठीक है। और एक होता है इंटर बिल्डिंग, दो चीज़ें होती है, एक तो इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। वैसे ही यहाँ पर है इंट्रा बिल्डिंग और इंटर बिल्डिंग, ठीक है। इमारतों के एक परिसर के बीच पैदल चलने वालों का पैटर्न क्या कहलाता है, इंट्रा बिल्डिंग होता है। उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय परिसर में घूमने वाला छात्र, ये इंटर बिल्डिंग कहते हैं। मतलब कोई एक बिल्डिंग है, उस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट से साइंस डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में चले जाना, ये इंटर बिल्डिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय पैमाने के लिए किसी कस्बे या शहर के भीतर दूसरे घर में जाना क्या कहलाता है, स्थानीय पैमाने का प्रवास कहलाता है। क्षेत्रीय पैमाने का क्या होता है, एक देश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना क्या कहलाता है, क्षेत्रीय पैमाना कहलाता है, क्षेत्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, ठीक है। वैश्विक स्तर, दूर महाद्वीपों के बीच प्रवास, ठीक है। ये वैश्विक स्तर नहीं है, ये कुछ और ही है। इंटरकॉन्टिनेंटल और इंट्रा कॉन्टिनेंटल दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब होता है महाद्वीप के अंदर अंदर, और इंट्रा कॉन्टिनेंटल होता है दो महाद्वीपों के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट है अवधि के आधार पर प्रवासन। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर की लाइन देखिए, अवधि के आधार पर प्रवासन किस प्रकार का होता है, ठीक है। अवधि के आधार पर प्रवासनों को बांटा गया है, दैनिक, मौसमी, मध्यम अवधि के अस्थायी, स्थायी, ठीक है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो दैनिक में देखिए प्रत्येक दिन काम में जाने आने जाने के लिए अक्सर भीड़ का समय होता है, ठीक है, दैनिक रूप से, ठीक है, डेली अप डाउन करते हैं काम पर जाने वाले, तो दैनिक प्रवास हो गया। मौसमी प्रवास क्या होता है, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे ही प्रवास होता है, ठीक है। जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो मज़दूर होते हैं वो विशेष अवसरों पर अपने घर पर आते हैं, ठीक है, तो उसे किस प्रकार का प्रवास कहेंगे, तो उसे दैनिक प्रवास नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मौसमी प्रवास, यानी कि सीज़न टू सीज़न वो अपने घर पर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे कोई एक डेफिनेशन नहीं दी गई है इसकी, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये कौन सा प्रवास हुआ, मौसमी प्रवास। मतलब एक सीज़न आता है, त्योहारों का एक सीज़न होता है, ठीक है। जैसे दीपावली का एक सीज़न होता है, दीपावली के टाइम पर कोई घर आ रहा है, मतलब वो एक सीज़न आएगा। साल में एक बार दीपावली आएगी, साल में एक बार होली आएगी, साल में एक बार रक्षाबंधन आएगी। आ रही है बात समझ में, तो ये सीजनल हो गया, सीजनल प्रवास हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है, मौसमी प्रवास हो गया। तो मौसमी प्रवास के लिए अपन जो प्राकृतिक दशाएं हैं उनको भी देख सकते हैं। जैसे जो नोमैड्स होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, वो क्या करते हैं, गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं, जिन्हें ट्रांस ह्यूमंस कहा जाता है, आप लोग समझते होंगे, ठीक है। जो गर्मियों में पहाड़ों पर चला जाता है और सर्दियों में पहाड़ों से नीचे आ जाता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए 11वां है मौसमी। देखिए 11वां मौसमी जो प्रवास होता है, आल्प्स के लिए शीतकालीन बर्फ खेल उत्साही, यहाँ पर कुछ अलग ही हिंदी लिखी हुई है। भूमध्य सागर के लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य साधक, यहाँ पर भी कुछ अलग हिंदी लिखी हुई है, मैं बता दूंगा, वैसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जो ट्रांस ह्यूमंस होते हैं वो मौसमी प्रवास के एक बेहतर उदाहरण होते हैं। ट्रांस ह्यूमंस कौन से होते हैं, जो सीजनली अपना प्रवास करते हैं, मतलब गर्मियों के टाइम पर पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों के टाइम पहाड़ों से नीचे आ जाते हैं। जैसे खाना बदोश चरवाहों को ताजे चरने वाले चारागाहों में, ठीक है। नंबर 12 देखिए, मध्यम अवधि के अस्थायी आवास प्रवास, कुछ वर्षों के लिए एक विदेशी टीएनसी शाखा कार्यक्रम में कार्य करना, एक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम लेना, ग्रामीण ऋण चुकाने के लिए एक विकासशील शहर में काम करना, ये सभी क्या कहलाते हैं, मध्यम अवधि के होते हैं, अस्थायी होते हैं। परमानेंट जाकर के कोई नहीं बसेगा, ठीक है। जैसे कर्जा हो गया, कोई जाकर के शहरों में बस गया परमानेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले कर्जा उतारो फिर शहरों में बसो, तो वो क्या करेगा, शहर में जाकर के कमा के लाएगा और फिर से वापस आएगा और अपना कर्जा चुकाएगा, ठीक। नेक्स्ट है नंबर 14 देखिए, मकसद के आधार पर प्रवासन। मकसद क्या है भाई, ठीक है, तो मकसद के आधार पर होता है मजबूरी में, एक तो होता है मजबूरी के अंदर प्रवास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया, विस्फोट के क्षेत्र से, इन सब से पलायन करना क्या कहलाता है, मजबूरी है उनकी, ठीक है। और एक होता है जबरन, फोर्सफुली, और जबरन किस रूप में किया जाता है, जैसे राजनीतिक कारणों के थ्रू हो गया, ठीक है। जैसे धार्मिक हो गया, जातीय हो गया, नस्लीय हो गया, राजनीतिक उत्पीड़न हो गया, संघर्ष हो गया, युद्ध के कारण स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जबरन हो गया,
मतलब वो जाना नहीं चाहते लेकिन उनको निकाला जा रहा है कि निकलो यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा जैसे यात्री समुदाय, खाना बदल समूह, जातीय समूह, ठीक है। 17वां देखिए सामूहिक व्यवहार। समूह सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक पहचाने गए समूह के हिस्से के रूप में आगे बढ़ना। जैसे नोमैड्स हैं, नोमैड्स की विशेषताएं क्या है कि ये भाई एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर सामूहिक रूप से प्रवास सामूहिक व्यवहार कहलाता है, ठीक है। 18 है व्यक्तिगत आकांक्षाओं के आधार पर अधिक लाभ प्राप्त करना। जो आजकल हैं लोग खेती में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं, हमें कुछ और ज़्यादा कमाना चाहिए, तो वो और ज़्यादा आगे शहरों की तरफ कमाने के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करके अपने और परिवार के बेहतर जीवन स्तर की इच्छा करना, आर्थिक प्रवासी होते हैं, ठीक है। अपने परिवार की बेहतर जीवन स्तर की इच्छा करने वाले जो व्यक्तिगत आकांक्षाओं वाले होते हैं वो प्रवास होते हैं। व्यक्तिगत भलाई के लिए, ठीक है, जैसे कोई बीमार हो गया, उस बीमार को तो प्रवास करना ही पड़ेगा, कि वो ऐसे थोड़ा ना कहेगा नहीं मैं प्रवास नहीं करूँगा, उसे प्रवास करना ही पड़ेगा। जैसे फ्लोरिडा से सेवानिवृत्त हो गया, स्वास्थ्य कारणों से हो गया, या जीवन की कथित गुणवत्ता के आधार पर जीवन की कम उन्नत गति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है शहरों में रह रहा है, प्रदूषण से परेशान है, जो वाहनों की है पी उससे परेशान है, तो वो क्या करेगा, एक शांत वातावरण में जाना चाहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, शहरों से ग्रामों की ओर प्रवास करेगा व्यक्तिगत भलाई के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो परिणाम है, परिणाम देखने हैं अपन लोगों को कि प्रवास के परिणाम क्या क्या होते हैं। प्रवास देख लिया अपन लोगों ने किस किस प्रकार के परिणाम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, जैसे प्राकृतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, अंतर्राज्यीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, स्थानीय प्रवासन हो गया, ये सब अपन लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। राजनीतिक कारणों में जैसे आक्रमण हो गया, उपनिवेशन हो गया, कोई भी जो बाहरी कंपनियां हैं वो आकर के अपना उपनिवेश स्थापित कर ले, तो भी लोग यहाँ पर जो चीज़ जगह हैं वो छोड़कर चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा फोर्स्ड माइग्रेशन आप लोगों ने पढ़ लिया। देश विभाजन, देश का विभाजन होता है, 1947 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है देश विभाजन का जो प्रवास है। उस समय क्या हुआ था, देश के दो टुकड़े हुए थे और देश अलग अलग देशों में बट गए, तो उस टाइम पर भी कई लोगों ने प्रवास किया था, इस देश से उस देश गए थे, उस देश से इस देश आए थे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का प्रवास हो गया, ठीक है। परिणाम क्या है, इसके परिणाम देखते हैं। परिणाम आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और जनसांख्यिकी की दृष्टि से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 देखिए आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम जो है वो सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। नंबर 4 देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक जो परिणाम होते हैं, प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। सकारात्मक अगर अर्थव्यवस्था में परिणाम होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नकारात्मक होगा, माफ़ कीजिएगा, तो अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आएगी। जैसे ही प्रवासियों ने अपने घर के सदस्यों को भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विचार, बच्चों की शिक्षा, कृषि इनपुट, घरों के निर्माण आदि के लिए प्रेषण भेजा, तो ये क्या हो गया, सकारात्मक प्रवास के रूप में आ गया, ठीक है। ये सकारात्मक परिणाम है। कोई भी व्यक्ति है बाहर कमाने गया तो वो क्या करेगा, बाहर कमाएगा, वो जो उसने कर्जा लिया था उसे चुकाएगा, उसके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनका स्वास्थ्य होगा, उनकी बच्चों की शिक्षा अलग होगी, बढ़िया होगी, जो उनके पहले कच्चे घर थे वो अब पक्के घर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सकारात्मक परिणाम हो गया, ठीक है। देखते हैं पंजाब, नंबर 5 देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों के कारण सफल रही, ठीक है। कहाँ पर हुई हरित क्रांति, किसके कारण सफल हुई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया था, ठीक है। HYV सीड्स जो थे हरित क्रांति में वो यूज़ किए गए, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। ये किस कारण सफल हो पाई, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के और ओडिशा के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो प्रवास करके वहाँ पर मजदूरी किए, इसीलिए वो सफल हो पाई और अपने परिवार का वो अच्छी तरह से लालन पालन कर सके। ये सकारात्मक कारण हो गए। नंबर 6 देखिए नकारात्मक कारण, नकारात्मक परिणाम देखिए इसके। नकारात्मक परिणाम है अनियंत्रित प्रवास के कारण भीड़ भाड़, बिना सोचे समझे शहरों में चले गए, रहने का कोई पता नहीं है, खाने का कोई पता नहीं है, तो क्या होगा, सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में अस्वच्छ मलिन बस्तियों का विकास हो जाता है,
ठीक है। जो मलिन बस्तियां हैं उनका विकास भी हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या प्रवास के कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है। लोग सड़कों पर रहने को, गंदी बस्तियों में पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देख लिए, ठीक है, आर्थिक परिणाम। अब देखते हैं जनसांख्यिकीय के परिणाम, यानी कि डेमोग्राफी में किस प्रकार का चेंज आता है, डेमोग्राफी में किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफी में जो परिणाम उत्पन्न होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव किस प्रकार से होंगे, पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द पॉपुलेशन विद इन ए कंट्री, द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन डिपेंडेंट ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा, जो उसका जो विकास होगा अर्बन क्षेत्र का वो ज़्यादा होगा। जो देश में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। विश्व में नाम क्या होगा कि भारत में, जैसे भारत में मान लो सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों में ज़्यादा बस गए, तो भारत का नाम क्या हो जाएगा कि हाँ, भारत में अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। ये बात तो सही है। मज़दूरों की आपूर्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। मज़दूरों की आपूर्ति ज़्यादा होगी तो बेहतर कार्य होगा। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा दाम मज़दूरों को नहीं चुकाने होंगे। क्यों? क्योंकि मज़दूर सस्ते होंगे। जहाँ पर मज़दूरों की संख्या ज़्यादा होगी, मज़दूर वहाँ पर सस्ते होंगे, और जहाँ पर मज़दूरों की संख्या कम होगी, ढूंढने से भी नहीं मिलते, वहाँ पर मज़दूर भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं तो इतने रुपए लूँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मज़दूर भी आसानी से मिल जाएंगे, तो काम भी ज़्यादा होगा, तो विकास भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नकारात्मक क्या हो गया, जनसांख्यिकीय संरचना में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आयु और कौशल के चयन से बाहर प्रवासन ने ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की संरचना में असंतुलन पैदा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष लोग हैं वो तो कमाने के लिए बाहर चले गए, ग्रामीणों में कौन बची, केवल स्त्रियां, ठीक है। तो जो पैटर्न है जनसंख्या का वो बदल गया। जो बड़े हैं 15 वर्ष से ऊपर कमाने वाले लोग हैं वो शहरों में चले गए, गाँव में रह गए कौन, वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे, ठीक है। तो ये डेमोग्राफी के लिए नकारात्मक प्रभाव होगी, ठीक है। प्रवास के कारण उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र राज्यों में आयु और लिंग संरचना गंभीर रूप से प्रभावित होती है। प्राप्तकर्ता राज्यों में भी यही स्थिति है। जिस स्थान से जाते हैं वहाँ पर भी डेमोग्राफी चरमरा जाती है, गड़बड़ा जाती है, चरमरा नहीं जाती, गड़बड़ा जाती है, और जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ पर भी डेमोग्राफी गड़बड़ा जाती है। जिस स्थान से जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है, और जिस स्थान पर पहुँचते हैं वहाँ पर जनसंख्या संगठन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये परिणाम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक परिणाम किस प्रकार के होते हैं। सामाजिक परिणाम भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 3 देखिए, सकारात्मक प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। अगर मान लो मैं कहीं यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाऊँगा तो मेरे समाज की जो वैल्यूज़ हैं वो भी मेरे साथ जाएंगी, और मैं वहाँ पर जाकर के अपनी वैल्यूज़ को स्प्रेड करूँगा, फैलाऊँगा, ठीक है। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि के नए विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाते हैं, ठीक है। अगर गाँव में बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, अगर शहर से 50-60 परिवार भी गाँव की तरफ आ गए, ठीक है, तो वो क्या हो गए, जो गाँव वाले हैं उनके इन्फ्लुएंस में आएंगे, तो क्या होगा, उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे, और उनके बनने की कोशिश में क्या होगा, वो अपनी बालिकाओं को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इन्फ्लुएंस हर चीज़ का होता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। फिर लोग अपने साथ विभिन्न संस्कृतियां भी लाते हैं जो संकीर्ण विचारों को तोड़ने और लोगों के मानसिक क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद करती है। कुछ ज़्यादा ही व्यापक हो रहा है इंडिया में आजकल, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा देखा जाता है। अगर कोई भी परंपराओं की बात करने लगे आजकल तो सीधी एक ही बात ही कही जाती है कि छोटे दिमाग का है या छोटे दिमाग की है, मतलब सोच छोटी है, और इसी चीज़ से बचने के लिए लोग चुप रहते हैं। वैसे संस्कृतियाँ तो खो रही है, लेकिन एक संस्कृति में दूसरी संस्कृति ऐड हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ? संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है, तो लोगों की जो संकीर्ण विचारधारा है वो वाइड हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है, व्यापक रूप से बनने में मदद कर रही है, ठीक है। वैसे कुछ देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते ही हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी है। नकारात्मक क्या है? गुमनामी बढ़ जाती है। गुमनामी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और एक सामाजिक शून्य और अस्वीकृति की भावना पैदा करती है। यह भावना अंततः असामाजिक गतिविधियों जैसे अपराध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, चोरी आदि में परिणत हो जाती है, ठीक है। कोई शहर में जाकर के कोई
अलग काम करने लग गया या फिर आप लोगों की भाषा में कुछ और करने लग गया तो उसे समाज से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वो अपराध की तरफ चला जाता है, या फिर उस पर ध्यान नहीं देते तो वो नशीली दवाओं का प्रयोग करने लग जाता है, चोरी करने लग जाता है, ठीक है। उसे रोज़गार नहीं मिले तो उसके समाज के अनुसार वो जिस समाज में जाएगा उस समाज के लोग, जैसे ग्रामीण क्षेत्र का जो कोई व्यक्ति है वो शहर में गया और शहर के लोगों को देख करके वहाँ पर क्या किया उसने सोचा कि मैं भी इतना कमाऊँ और मैं भी इनकी तरह जीवन जीऊँ, ठीक है, क्लबों में मैं भी जाऊँ। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, उस सामाजिक इन्फ्लुएंस में आने के लिए वो या तो चोरी करेगा, अपराध करेगा, ठीक है। मेहनत करके कोई भी लोग मेहनत मजदूरी कर करके ग्रामीण से शहर की तरफ जा रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, मजदूरी करके कोई भी डिस्को नहीं जा सकता। डिस्को एक ही तरह से जा सकता है, उसके इन्फ्लुएंस में आएगा उसकी तरह करेगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। सामाजिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय परिणाम क्या होते हैं? पर्यावरणीय परिणाम नकारात्मक, 6वें नंबर देखिए, नकारात्मक बड़े पैमाने पर ग्रामीण शहरी प्रवास से शहरों में भीड़भाड़ होती है और बुनियादी ढांचे पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है, ठीक है। 7 नंबर पर देखिए, इसके परिणाम स्वरूप शहरों का अनियोजित और बेतरतीब विकास होता है, जिसमें मलिन बस्तियां और झोंपड़ियां, कॉलोनियां बहुत ज़्यादा बन जाती है, बहुत आम है, ठीक है। 8 देखिए, भीड़ भाड़ का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से भी है। जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी आवश्यकताएं भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, और आवश्यकताएं जहाँ पर लेंगी जन्म, वहाँ पर भी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन ज़्यादा किया जाएगा, ठीक है। और शहर में पानी की कमी आएगी, वायु और जल प्रदूषित होगा, सीवेज निपटान की सबसे बड़ी समस्या होगी। किसकी? सीवेज निपटान की सबसे बड़ी समस्या होगी, और ठोस कचरे के प्रबंधन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी कचरा तो होगा ही भाई, ठीक है। अन्य परिणाम देखिए, जब पुरुष प्रवासी अपनी पत्नियों को ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ देते हैं तो इससे महिलाओं पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, ठीक है। अगर वो घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे तो उसकी थोड़ी हेल्प करवा देंगे, लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो प्रवास करके चले जाते हैं तो सारा बोझ उस पर ही आ जाता है, ठीक है। और मानसिक रूप से और टेंशन हो जाती है, ठीक तो लाख कौनवाई अपने राजस्थानी भाषा में बोले तो, ठीक है। नंबर 11 देखिए, माइग्रेशन ऑफ वुमेन फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गिव्स देम फॉर फ्रीडम ऑन अदर देन हैंड्स इट ऑल्सो एड्स टू देयर वल्नरेबिलिटी, ठीक है। जो वुमेन्स है वो माइग्रेशन करती है एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो उन्हें क्या देती है? फ्रीडम देती है ज़्यादा। ऑन अदर हैंड्स इट ऑल्सो एड्स टू देयर वल्नरेबिलिटी, तो और उनमें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जो वुमेन्स माइग्रेशन करती है वो ज़्यादातर एजुकेशन के लिए करती है और एम्प्लॉयमेंट के लिए करती है। जब वो इस प्रकार के माइग्रेशन करेगी तो उन्हें फ्रीडम मिलेगी, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी को भी बढ़ावा देगी, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को भी बढ़ावा देगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पेज में देखिए, ग्रामीण बस्ती बनाम शहरी बस्ती, ठीक है। तो देखता हूँ मैं, देखे कितने टाइम का वीडियो होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम का वीडियो प्रोसेस होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ। तो आज केवल इतना ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़्यादा टाइम भी लगेगा और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, तो आप लोगों के पास कंटेंट भी अच्छा नहीं पहुंचेगा। अगर मैं इन चीज़ों को पूरा नहीं करवा पाया जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अभी कितने बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी तो बहुत सारे पेज बाकी है। अगर मैं नहीं करवा पाया तो आप लोगों को मैं इसकी PDF उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है, अन्यथा मैं वीडियो में समझा ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।